जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, और कभी कभी नहीं, अक्सर पूछी जाती है संज्ञा के बारे में कि कौन सा शब्द दे देंगे आपको और उस शब्द के हिसाब से आपसे संज्ञा के प्रकार पूछेंगे। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जा सकता है? संज्ञा कहा जाता है। वैसे तो संज्ञा अलग अलग प्रकार की होती है और संज्ञा बहुत ही सरल सा टॉपिक है आपका एग्जाम में आने वाला, पर बहुत से लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद में उनको पूरा क्लियर हो जाएगा। संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जा सकता है? संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, यदि किसी व्यक्ति का नाम है, मान लिया हमने मोहन लिख दिया, तो मोहन क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ठीक है, वस्तु के हिसाब से हमने लिख दी कुर्सी, टेबल, कुछ भी लिख दिया हमने, तो वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। स्थान हमने लिख दिया दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? एक स्थान है, हमने लिख दिया नेपाल। किसी मंदिर का नाम ले दिया, तो वो क्या होता है? वो संज्ञा का स्थान होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। लेकिन इनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई लड़का है, जैसे हमने मोहन लिखा था, मोहन की जगह हमने लिख दिया कि वह खेल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो सर्वनाम कहलाता है। तो अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप संज्ञा समझ लीजिए पहले कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग संज्ञा के जो प्रकार हैं उनके उदाहरणों के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो हम आपको संज्ञा के प्रकार के बारे में या संज्ञा के भेद के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से संज्ञा के भेद होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए संज्ञा के प्रकार या भेद। ठीक है, प्रकार या भेद। तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तो वैसे तो 5 होते हैं, और अधिकतर जो होता है वो 5 ही लिखे जाते हैं संज्ञा के भेद, लेकिन एक अलग से ऐड हो गया है इसमें, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। पहला जो है वो है आपका जातिवाचक। पहले आप व्यक्तिवाचक समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति की बात आती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या फिर किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, एक, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिए थे, मोहन, कुर्सी, दिल्ली, ये सब क्या है? ये सब एक जगह का नाम है, इसीलिए ये सारे उदाहरण किस में आते हैं? ये आते हैं व्यक्तिवाचक में। उदाहरण में आप लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिख लीजिए, आप नाम लिख लीजिए राहुल। ठीक है, उदाहरण है ये सारे। राहुल लिख दिया आपने, अपने मेज लिख दिया, मेज भी क्या है? उदाहरण है व्यक्तिवाचक का। एक मेज के बारे में लिखा है आपने, मेज ना लिखे हैं आप तो क्या लिख देंगे आप? पेन लिख सकते हो। दिल्ली एक शहर का नाम है, एक ही शहर का नाम है। दूसरा अगर आपको उदाहरण लिखना है तो आप नेपाल लिख लो। तो किसी एक जगह का, किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक वस्तु का नाम जहाँ पर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा जो उदाहरण है वो है जातिवाचक संज्ञा का। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जो किसी जाति को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। जो किसी एक जाति का बोध करवाए, जैसे कि मैंने बोल दिया महिला, तो महिला में पूरी महिला जाति आ जाएगी, सभी प्रकार की महिलाएं आ जाएगी। तो उदाहरण में आप लिख लीजिए महिला।
ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, पुरुष, तो सभी प्रकार के पुरुष आ जाएंगे। आपने लिख दिया नदी, तो सभी प्रकार की नदियां आ जाएगी। आपने लिख दिया शहर, सभी प्रकार के शहर आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हैं जातिवाचक, जो किसी एक जाति का बोध करवाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा आप लिख देंगे पक्षी, पक्षी लिख दो आप, तो ये भी सब क्या आ जाएंगे, सभी प्रकार के पक्षी आ जाएंगे। पहाड़, पहाड़ भी किस में आता है, जातिवाचक में आ जाता है। ठीक है, आप लिख देंगे पशु, पशु भी सभी प्रकार के पशु आ जाएंगे आदि। तो ये सब क्या है, ये जाति का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा ये कहलाती है। तीसरा जो है इसका भेद या तीसरा जो प्रकार है संज्ञा का, वो क्या है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भाव का बोध होता है, कोई भी भाव, जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया, तो इस प्रकार के जो भाव दिखाए वही क्या कहलाते हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये सब क्या है, ये भाववाचक ही के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कठोर, कठोर, निर्मल, ये सब क्या है, ये भाववाचक है। तो आप इसमें आप लिख सकते हो जो बचपन, बचपन आप लिख सकते हो, इसमें भी भाव होता है। बुढ़ापा इसमें आ जाएगा, बुढ़ापा। ठीक है, युवा आ सकता है इसमें, भूख आ सकती है, भूख भी तो एक भाव ही है। प्यास आ सकती है, प्यास। घृणा, घृणा आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके अलावा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी एक भाव ही है, तो स्वतंत्रता भी इसमें आ जाएगा। स्वतंत्र, इसी का अपोजिट जो होता है परतंत्र, वो भी इसी में आ जाएगा, वो भी एक प्रकार का भाव है। और क्या लिख सकते हैं आप, हंसना, हंसना भी एक भाव है। रोना, ये सब एक भाव है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, ये उदाहरण है, इसके अलावा भी और उदाहरण आ सकते हैं जिसमें आप अपनी भावना को प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाती है, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें आप अपनी भावना को प्रकट कर रहे हो, वही क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगला जो प्रकार है इसका, वो है द्रववाचक, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। अब द्रव से आपको पता है, जो भी लिक्विड वाली चीजें होती है, जो द्रव अवस्था वाली चीजें होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब द्रव अवस्था में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, तो आपने देखा होगा सभी प्रकार का तेल। ठीक है, उसके अलावा मतलब जो क्या बताता है आपको, द्रवता बता रहा है, वो क्या कहलाता है, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या आ जाएगा, सभी प्रकार का तेल आ जाएगा, तेल। दूध, दूध भी क्या है, द्रव है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है, तो दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये सभी क्या कहलाते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ धातुएं होती है, वो जो कि द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, मतलब उनको पिघला भी सकते हैं हम, तो वो द्रव अवस्था में भी होती है, लेकिन आपको दिखाई किस अवस्था में देती है, वो ठोस अवस्था में देती है। तो यहाँ पर जो द्रववाचक संज्ञा होती है वो 3 प्रकार से विभाजित होती है। किस तरीके से 3 प्रकार से, एक तो धातुओं के रूप में, एक पदार्थों के नाम के हिसाब से, और एक गैसों के रूप में। ये जो द्रववाचक संज्ञा होती है 3 प्रकार से विभाजित होती है आपकी। द्रववाचक संज्ञा जो होती है 3 प्रकार से विभाजित होती है। एक किसके रूप में होती है, एक धातु के रूप में होती है। ठीक है, धातु के रूप में। दूसरी जो होती है पदार्थ के रूप में होती है। तीसरी जो होती है वो, ये जो धातु होंगी ये ठोस अवस्था में होगी। ठीक है, पदार्थ जो होंगे ये द्रव अवस्था में होंगे, और जो गैसीय अवस्था में होती है, गैसों के रूप में, गैसों के रूप में भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार से विभाजित होती है द्रववाचक संज्ञा। अब इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से आ सकते हैं, आपको पता है सभी प्रकार की धातुएं ठोस अवस्था में होती है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, मतलब दिखाई आपको ठोस अवस्था में देती है, बाकी उसको पिघला भी सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल,
जस्ता आदि आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर द्रव अवस्था में तेल, पानी, दूध। अब द्रव अवस्था में मरकरी पाया जाता है, पारा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो इसमें आएगा। गैसों के आधार पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, भाप ले सकते हो आप, भाप भी लिख सकते हो इसमें, नाइट्रोजन, ये सब किस में आती है, गैसीय अवस्था में। आदि सभी प्रकार की जो गैसें आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जो 3 प्रकार है उसी के अंतर्गत वो आ जाएगी। इसके बाद में जो 5वां प्रकार होता है, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। 5वां अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या है, समूहवाचक। जब कोई चीजें या कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान समूह के रूप में देखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो समूह को प्रदर्शित करता है उसी को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में आप देखेंगे कि भीड़, भीड़ में लोगों का समूह होता है तो भीड़ क्या आ जाएगी, भीड़ आ जाएगी समूहवाचक में। उसके बाद में कक्षा, कक्षा जो होती है वो बच्चों का समूह होता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं वहां पर, तो वो कक्षा में बच्चों का समूह होता है, छात्र छात्राओं का समूह होता है, इसीलिए कक्षा भी किस में आ जाएगा, समूहवाचक में। इसके अलावा सेना, सेना जो होता है सैनिकों की का पूरा समूह होता है ना, सेना क्या होता है, पूरे सैनिकों का समूह होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जा सकता है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर दल, दल किसी भी जाति का दल हो सकता है, वर्ग लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप टुकड़ी लिख सकते हो, टुकड़ी, ये हमने सेना क्या बोलते हैं कि जब कोई युद्ध में जाता है तो सेना की आधी टुकड़ी वहां चली गई, आधी टुकड़ी वहां चली गई, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक के अंतर्गत आता है। इसी के अलावा संघ लिख सकते हो आप, संघ, गिरोह, चोरों का गिरोह हो सकता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। गिरोह हो गया है ना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, परिवार लिख सकते हो, परिवार भी व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब परिवार के सदस्यों का समूह होता है, तो आप परिवार भी लिख सकते हो यहाँ पर, आदि। ये सब क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो हमने आपको बता दिया कि संज्ञा किसे कहा जाता है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यही संज्ञा पूछी जाती है, आपको शब्द दे देंगे, बताओ नदी में कौन सी संज्ञा है, तो नदी में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बताओ महिला में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बताओ बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापे में भाववाचक संज्ञा है। बताइए पानी में कौन सी संज्ञा है, तो पानी में द्रववाचक संज्ञा है। बताइए कि सोने में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, द्रववाचक ही बताएंगे, क्योंकि द्रववाचक को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि ये अपनी अवस्था परिवर्तित कर देती है, इसीलिए इसको किस में रखा गया है, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि भीड़, भीड़ किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो भीड़ आता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमने आपको ये पूरे के पूरे, या कोई एक शब्द दे दिया आपको कि बताइए कि राजवीर में कौन सी संज्ञा है, तो राजवीर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए भोपाल में कौन सी संज्ञा है, तो भोपाल में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से आपसे संज्ञा के भेद अलग अलग उदाहरण देकर आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन सी संज्ञा दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका नंबर स्कोर करने वाला टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो एग्जाम में इसके एक दो उदाहरण पूछे जाते हैं। वैसे तो एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय, संधि ज़्यादा पूछी जाती है। उपसर्ग प्रत्यय के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है और इसके अलावा संज्ञा पूछ ली जाती है, कारक पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे मैंने आपको करवा दिए हैं। संज्ञा के साथ में अब मैं आपको लिंग भी बता देती हूँ कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग जो होता है वो आपको वो क्या करवाता है, वो आपको बोध, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो आपको बताता है कि मतलब लिंग का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, चिन्ह, जो आपको दर्शाता है कि कौन सा पुरुष जाति का है या कौन सा स्त्री जाति का है। ठीक है, तो ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बारे में बोध करवाना ही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा लिंग। लिंग। अगर बात आती है लिंग के शाब्दिक अर्थ की,
शाब्दिक शाब्दिक अर्थ। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है लिंग का चिन्ह। चिन्ह, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात ऐसा चिन्ह जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध करवाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को लिंग कहा जाता है। यहां पर लिख लीजिए चिन्ह, अर्थात जो पुरुष व स्त्री जाति का बोध करवाता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग संस्कृत में। लेकिन हिंदी की अगर बात की जाती है तो एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। अब जो स्त्री जाति का बोध करवाता है, जो स्त्री जाति का बोध करवाता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो पुरुष जाति का बोध करवाए, पुरुष जाति का बोध करवाए, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, जो स्त्री जाति का बोध करवाए वो स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति का बोध करवाए वो पुल्लिंग। उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए लिंग का जो निर्धारण होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है रूप के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो ये जो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानेंगे ये 3 प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है, इन तीनों को समझने के 3 तरीके हैं। मतलब इन दोनों को समझने के 3 तरीके हैं। इन दोनों को समझने के कितने तरीके हैं? 3। कैसे समझते हैं? तो पहला जो होता है वो रूप के आधार पर, रूप के आधार पर समझ सकते हो आप इसको। दूसरा जो होता है वो अर्थ के आधार पर, आप अर्थ के आधार पर भी लिंग को समझ सकते हो। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रयोग, आप जिस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर भी लिंग को समझा जा सकता है। तो लिंग को समझने के 3 प्रकार हैं। पहला है रूप के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा जो है वो है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, अब रूप के आधार पर आप कैसे समझेंगे? तो रूप का मतलब क्या होता है? बनावट। ठीक है, तो आप किस तरीके से जो शब्द की रचना हुई है उस शब्द में किस प्रकार का लिंग बताया गया है वो क्या कहलाता है? रूप के आधार पर बताया गया है। जैसे कि चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा या चांद जब हम बोलते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये एक अकारांत शब्द है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये पुल्लिंग में आता है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कविता, कविता किसके अंतर्गत आता है? तो कविता आता है स्त्रीलिंग में। तो रूप के आधार पर जो आप ठीक है, तो रूप के आधार पर जब आप समझते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग,
रूप के आधार पर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है पुल्लिंग के अंतर्गत। चंद्रमा हो गया, जो आपको बता रहा है, शब्द की बनावट ही ऐसी है कि जो आपको दर्शा रही है कि इसमें पुरुषत्व है या स्त्रीत्व है, तो वही क्या कहलाता है, रूप के आधार पर होता है। अब मैंने लिख दिया कविता। कविता में तो पता ही चल रहा है आपको, शब्द से ही पता चल रहा है कि ये एक स्त्रीलिंग है। मैंने बोल दिया नदी। नदी शब्द में भी आपको क्या पता चल रहा है, इसकी बनावट ही ऐसी है कि आपको पता चल रहा है कि ये शब्द कैसा है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। मैंने लिख दिया हाथी। हाथी, दही और पानी, ये सब जो होते हैं शब्द, सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने लिख दिया पढ़ाई। पढ़ाई किसके अंतर्गत आता है, पढ़ाई स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पानी लिख दिया मैंने। पानी में भले ही आखिरी में ई की मात्रा है, लेकिन ये शब्द किस में आता है, ये पुल्लिंग में आता है। इसकी बनावट जो है वो पुल्लिंग के हिसाब से। तो इस तरीके से आप शब्द को पढ़कर भी आप बता सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, रूप के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद करवाते हैं। तो ये आप कविता, नदी, पढ़ाई, है ना। बनावट भी क्या रहेगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा चंद्रमा, पानी, कपड़ा भी किस में आएगा, ये पुल्लिंग में आएगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर जब हम समझते हैं, तो अर्थ के आधार पर हम क्या रिश्ते, मतलब रिश्तों के हिसाब से जोड़ते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया दादा। दादा जो आता है शब्द स्त्रीलिंग, मैं यहीं पर इसके उदाहरण लिख रही हूँ, ठीक है। स्त्रीलिंग में ऊपर लिख रही हूँ मैं और पुल्लिंग में नीचे। अगर मैंने स्त्रीलिंग में लिखा दादी, तो इसका पुल्लिंग क्या आएगा, दादा। ऐसे ही मैंने लिख दिया मामी, तो इसका क्या आएगा, मामा। तो जब रिश्तों में बोध करवाते अर्थ के आधार पर, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। जैसे अध्यापक, तो अध्यापक एक अर्थ है, उसी का अगर स्त्रीलिंग देखा जाता है तो वो क्या आएगा, अध्यापिका, ठीक है। शिक्षक, तो शिक्षिका आ जाएगा, है ना। इस तरीके से जो शब्द आएंगे, पंडित, पंडिताइन हो जाएगा। तो ये जो इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अर्थ के आधार पर आते हैं। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें आखिरी में आता, आती, लाता, लाती, इस तरीके के जो शब्द आ जाते हैं वो प्रयोग के आधार पर। जैसे मैंने लिख दिया कि मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है, तो अब यहाँ पर तो लड़का है, पुल्लिंग में ही आएगा ना ये। तो ये क्या बता रहा है, पुल्लिंग को दर्शा रहा है। लेकिन मैंने लिख दिया कि वह बहुत अच्छा गाती है। वह बहुत अच्छा गाती है। अब यहाँ पर गाती है आ रहा है, मतलब किसी लड़की की बात की जा रही है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपने जो शब्द प्रयोग किया यहाँ पर लड़का और यहाँ पर गाती, तो इसके आधार पर भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, चिन्ह। और वह चिन्ह जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने भेद होते हैं लिंग के, तो संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों में भेद जो होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो भेद होता है, वो हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रूप के आधार पर, रूप मतलब बनावट, तो जो भी शब्द बना हुआ है जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रूप के आधार पर। नदी, कढ़ाई वगैरह जो हो गई वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, कपड़ा लत्ता जो हो गया वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। कवि भी किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में। दूध भले ही लिक्विड है तो, लेकिन आता किस में है, वो पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। अर्थ के आधार पर, क्योंकि आप उसका प्रयोग, मतलब जब आप बोलते हो कि दूध लाती है, तो आप लाती है थोड़ी प्रयोग करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, दूध लाया क्या, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। तो वो क्या हो गया, रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो भी रिश्ते नाते होते हैं, मतलब एक पुल्लिंग के साथ में जो स्त्रीलिंग उसी प्रकार के शब्द से बनता है, वही क्या कहलाता है, अर्थ के आधार पर, ठीक है।
कवि हो गया तो कवियत्री हो गया, शिक्षक शिक्षिका हो गया, इस तरीके से मामा मामी दादा दादी माता पिता, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो अर्थ के आधार पर आते हैं। फिर प्रयोग के आधार पर अगर आप स्त्री पुरुष में भेद मतलब का बोध करवा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, प्रयोग के आधार पर लिंग के भेद बता सकते हो आप इसमें। तो ये लिंग आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हमने पढ़ लिए हैं संज्ञा और लिंग। कल की क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी आपको, बहुत कम समय बचा है, आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम भी जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया है हमने भी, तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।